नमस्कार दोस्तों, जे बी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री का ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट संख्या 134 लेकर हाजिर हूं। हमारा उद्देश्य है टारगेट केवल जीआरएफ 2020। दोस्तों, हमारे ये प्रैक्टिस सेट ऐसे हैं, आपको 100% जो है सफलता मिलेगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। अब की बार नेट जीआरएफ पार। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप हमारा बायोडाटा देख सकते हैं। पीएचडी इतिहास एक बार, जीआरएफ 4 बार, नेट पास। और हमारे नोट्स लेने और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए 8755475312 पर संपर्क कर सकते हैं, जहां पर ऐसे ही 4 टेस्ट कराए जाते हैं। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है हमारा, और जो हमारे सवाल दोस्तों आपको 5 सेकंड दिया जाएगा। आप अगर आपको उत्तर आता हो तो आप कमेंट ज़रूर करना हर एक सवाल पर, ठीक है। अदरवाइज हम जो है 5-6 सेकंड के बाद में आपको इसका उत्तर ज़रूर देंगे। तो पहला सवाल है, भारत और उज्बेकिस्तान के कौन से 2 शासक मक्का और मदीना के पवित्र क्षेत्रों की ओर जाने वाले रास्तों को विजित करने हेतु सहमत हुए? निम्नलिखित में से उन शासकों को चिन्हित करें। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। हुमायूं और अब्दुल्ला खान उज्बेक, दूसरा अकबर और अब्दुल्ला खान उज्बेक, तीसरा जहांगीर और अब्दुल्ला खान उज्बेक, और चौथा है शाहजहां और इमाम कुली। ठीक है, आपका सामने ऑप्शन भी मैंने बता दिए। दोस्तों, कमेंट आते हैं बच्चों के कि आप जो ऑप्शन क्यों बोलते हैं, परंतु दोस्तों मैं ऑप्शन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कुछ हमारे ब्लाइंड पर्सन हैं जो हमारे वीडियो को देख नहीं पाते, केवल हमारी आवाज़ को सुनते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं उनके लिए भी वीडियो बनाता हूँ, सारे ऑप्शन बोलता हूँ और सवाल भी बोलता हूँ। ठीक है, ये ना समझें कि मैं ऑप्शन बोलकर जो है आपको बोर कर रहा हूँ। दोस्तों, सभी का भला होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अकबर और अब्दुल्ला खान उज्बेक। दोस्तों, हमने इनकी व्याख्या भी लेके आए हैं। ठीक है, क्योंकि जो जीआरएफ करने वाले बच्चे होते हैं, सबसे पहले उनको सहनशीलता होनी चाहिए, आराम से पूरा देखें वीडियो को, क्योंकि 30 सवाल हैं इसमें केवल, परंतु 30 सवालों में से कम 200 सवाल आपको मिलेंगे, जो बहुत ही शानदार तरीके से हमने बनाया है नोट से प्रैक्टिस सेट। तो व्याख्या देखते हैं। भारत के शासक अकबर और उज्बेकिस्तान के शासक अब्दुल्ला खान उज्बेक ने मक्का और मदीना के पवित्र क्षेत्रों की ओर जाने वाले रास्तों को विजित करने हेतु सहमत हुए। विश्व के मध्ययुगीन शासकों में अकबर की गणना एक महान सम्राट के रूप में की जाती है। वह सिर्फ मुगल बादशाहों में ही सर्वश्रेष्ठ नहीं था, बल्कि भारत के प्रमुख और महान शासकों में उसका स्थान अग्रणी है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने रुशदनामा में श्री गोरख, अलख निरंजन और ओंकार का जिक्र किया है? तो वह कौन सा सूफी संत था? पहला है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा शेख हमदुद्दीन नागौरी, तीसरे हैं शेख अब्दुल कुद्दस गंगोही, और चौथे हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। बहुत ही शानदार दोस्तों सवाल है। किस संत ने अपने रुशदनामा में श्री गोरख, अलख निरंजन और ओंकार का जिक्र किया है? तो फ्रेंड्स, इस सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शेख अब्दुल कुद्दस गंगोही। व्याख्या देख लेते हैं। अब्दुल कुद्दस गंगोही चिश्ती परंपरा के थे। उन्होंने सिकंदर लोदी और बाबर को पत्र लिखकर भारत में शरिया कानून लागू करने की कामना की थी। दूसरी ओर कुद्दस गंगोही नाथ योगियों के सर्वात्यवादी सिद्धांत को भी मानते थे। उन्होंने रुशदनामा नामक ग्रंथ लिखा। गंगोही अलख उपनाम से कविताएं भी लिखा करते थे। गंगोही अपने रुशदनामा में श्री गोरख, अलख निरंजन और ओंकार का जिक्र किया है।
तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफियों के संवादों का संकलन नहीं है? पहला ऑप्शन है फवायद उल फुआद, दूसरा है खैर उल मजलिस, तीसरा है मतला उल अनवर और चौथा है सुरूर उस सुदूर। तो कौन सा सूफियों के संवादों का संकलन नहीं है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है मतला उल अनवर, जो है सूफी के संवादों का संकलन नहीं है और बाकी सब हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सूफीवाद या तसव्वुफ इस्लाम का एक रहस्यवादी पंथ है। इसके पंथियों को सूफी संत कहते हैं। सूफी राजाओं से दान उपहार स्वीकार नहीं करते थे और सादा जीवन बिताना पसंद करते थे। माना जाता है कि सूफीवाद इराक के बसरा नगर में करीब 1000 साल पहले जन्मा। रबिया अल अदहम, मंसूर हल्ला जैसे शख्सियत को इनका प्रणेता कहा जाता है। सूफियों के संवादों का संकलन फवायद उल फुआद, खैर उल मजलिस तथा सुरूर उल सुदूर में है। चौथा सवाल है, किसके कथानुसार मुगल हरम सच्चरित्र का मंडप था? पहला ऑप्शन है निजामुद्दीन अहमद, अबुल फजल गुलबदन बेगम, या ऑप्शन नंबर 4 है अब्दुल हमीद लाहौरी। तो किसके कथानुसार मुगल हरम सच्चरित्रता का मंडप था? तो फ्रेंड्स सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 निजामुद्दीन अहमद। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुगल इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद ने मुगल हरम को सच्चरित्रता के मंडप के रूप में वर्णित किया है। निजामुद्दीन ने तबकात अकबरी की रचना की थी। उल्लेखनीय है कि गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामक रचना की थी, जिसमें हुमायूं एवं अकबर के शासन संबंधी जानकारियों का उल्लेख है। 5वां सवाल आपके सामने है। सूफी शब्दावली सूची फर्स्ट में और सेकंड में उनके अर्थ। सूफी शब्दावली में देखते हैं फुतू, खानकाह, बरकत और मलफूज। अर्थ में सूफी खानकाह, सूफी संत का वार्तालाप, बिन मांगा दान या एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता। आपके कूट ये रहे। तो सूची सेकंड को सूची फर्स्ट से मिलाना है। तो ये देखते हैं, आपको कमेंट भी करना है, ठीक है। तो पहला है फुतू। फुतू एक सूफी शब्दावली है। उसका जो अर्थ होता है, उसका अर्थ है बिन मांगा दान। नोट डाउन करते चलना, ठीक है। फुतू का अर्थ होता है बिन मांगा दान। खानकाह आप सभी जानते होंगे, कई बार जन्मता है। जहाँ पर जो सूफी संत का निवास स्थान था उसको बोलते हैं सूफी खानकाह, ठीक है। बरकत को बोलते हैं एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता। और मलफूज को बोलते हैं सूफी संत का वार्तालाप, ठीक है। जब सूफी संत वार्तालाप करते हैं उसको बोलते थे मलफूज। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा। फुतू बिन मांगा दान, खानकाह सूफी खानकाह, बरकत एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता और मलफूज सूफी संत का वार्तालाप। छठा सवाल है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में पल्लव वंश, सोम वंश, चालुक्य वंश और चोल वंश। सेकंड में उनके द्वारा बनवाए गए मंदिर, जैसे लिंगराज मंदिर, वेद नारायण मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर और लाडखां मंदिर। आपके सामने कूट ये रहे। सभी सवाल एकदम छठे छठे सवाल है, सिलेक्टेड सवाल है आपके लिए। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पल्लव, ठीक है। पल्लव काल का जो मंदिर था वो था मुक्तेश्वर मंदिर, ठीक है। पल्लव वंश का जो मंदिर था वो था मुक्तेश्वर मंदिर।
सोमवंश का जो मंदिर था वो था लिंगराज का मंदिर। चालुक्य वंश, ठीक है, चालुक्य वंश का जो मंदिर था वो था लाड का मंदिर। और चोल वंश का जो मंदिर था वो था वेद नारायण मंदिर। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है सही आंसर हो जाएगा इसका। पल्लव वंश मुक्तेश्वर मंदिर, सोमवंश लिंगराज मंदिर, चालुक्य वंश लाडका और चोल वंश वेद नारायण मंदिर। सातवां सवाल आपके सामने, महाभारत में वर्णित स्थलों की पहचान निम्नलिखित में से किस स्थल से की जाती है? पहला है उत्तरी कृष्ण मार्जित भांड, दूसरा लाल एवं कृष्ण मार्जित भांड, तीसरा चित्रित धूसर भांड, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। महाभारत में वर्णित स्थलों की पहचान निम्नलिखित में से किस स्थल से की जाती है? तो फ्रेंड्स, महाभारत में वर्णित स्थलों की पहचान चित्रित धूसर मृदभांड से की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्या होता है चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड में मूलतः उत्तर वैदिक कालीन है जो लोह अवस्था को द्योतित करता है। ये मृदभांड मूलतः पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों से प्राप्त होता है, यानी कि प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में इसका काल 1200 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच मानते हैं। महाभारत का युद्ध इसी चित्रित धूसर मृदभांड के क्षेत्रों से संबंधित था। महाभारत की रचना 400 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। आठवां सवाल है, दिल्ली राज्य की धुरी गेहूं और जौ पर निर्भर करती है, जबकि गुजरात सल्तनत की नींव मूंगों और मोतियों पर आधारित है, क्योंकि वहाँ के सुल्तान के नियंत्रण में 84 बंदरगाहें हैं। मीरात ए सिकंदरी के लेखक अनुसार यह टिप्पणी किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सुल्तान खिज्र खां, सिकंदर लोदी, बाबर या हुमायूं। तो फ्रेंड्स, जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि मीरात ए सिकंदरी का जो लेखक है वह है, ये लेखक के अनुसार यह टिप्पणी किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के तहत, ठीक है, सिकंदर लोदी के ने कहा था इसको। नौवां सवाल है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन है डेरियस का बेहस्तून अभिलेख, दूसरा डेरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख, तीसरा डेरियस का पर्सीपोलिस अभिलेख और चौथा है हकमनी राजधानी पर्सीपोलिस का जलना। तो इन चारों को आपको क्रम वाइज लगाना है, तो आप कैसे लगाओगे? ठीक है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, ये बात देखते हैं। पहला है डेरियस का बेहस्तून अभिलेख। ये अभिलेख है 520 से 518 ईस्वी पूर्व, ठीक है, डेरियस का बेहस्तून अभिलेख। उसके बाद में डेरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख, ये है 518 से 515 ईस्वी पूर्व, ठीक है, क्योंकि जो ईस्वी पूर्व का काल होता है उल्टा चलता है और ईस्वी का काल चलता है सीधा। उसके बाद में डेरियस का पर्सीपोलिस अभिलेख, यह है 515 ईस्वी पूर्व और हकमनी राजधानी पर्सीपोलिस का जलना, ये है 313 ईस्वी पूर्व, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसकी कि जो नौवां सवाल है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा। उसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, 4, क्योंकि लगातार मैंने बताया आपको, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 10वां सवाल है, अंग्रेजों द्वारा देशी रियासतों के साथ की गई निम्न संधियों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें।
जैसे कि असाय की संधि, लाहौर की संधि, राजघाट की संधि, और ऑप्शन नंबर 4 हैदराबाद के निज़ाम के साथ सहायक संधि। ये कब कब हुई, इनका जो क्रम वाइज आपको लगाना है। आपके सामने ये कूट भी दे रखे हैं, ठीक है। तो अंग्रेज़ों के साथ देशी रियासतों की जो संधि हुई थी उनका क्रम आपको लगाना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले जब बात करते हैं, क्योंकि असाय की संधि आ रही है, तो इसका जो काल है वो 1803 ईस्वी, ठीक है। और लाहौर की संधि ये है 1846 ईस्वी। और राजघाट की संधि की बात करें हम, तो राजघाट की संधि 1805 ईस्वी, ठीक है। और हैदराबाद के निज़ाम के साथ सहायक संधि जो हुई थी वो हुई थी 1798, ठीक है, 98-99 के बीच में हुई थी। क्योंकि कहते हैं कि हैदराबाद के निज़ाम के साथ जो सहायक संधि हुई थी लॉर्ड वेलेज़ली अली की, वो 1799-98 में हुई थी। तो अब देखते हैं, इसका हो जाएगा, क्योंकि चौथा पहले आ रहा है तो चौथे को हम पहले लगाएंगे 1798-99, ठीक है। और उसके बाद में असाय की संधि 1803, लाहौर की संधि 1846। तो अब इसका हो जाएगा दोस्तों चौथा, ठीक है, और पहला, फिर तीसरा और फिर दूसरा। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। 1778 नहीं तो 1798-99 हुए हैं, ठीक है। असाय की संधि 1803। 11वां सवाल है, 1835 में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट बम्बई में नियुक्त होने वाला भारत का पहला प्रोफेसर निम्न में से कौन था? पहला ऑप्शन है दादोबा पांडुरंग खड़कर, दूसरा बाल गंगाधर जाम्भेकर, तीसरे हैं परशुराम बलवंत गोडबोले, चौथे हैं सदाशिव काशीनाथ छत्रे। ये मराठी ये नाम है। 1835 में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट बम्बई में नियुक्त होने वाला भारत का पहला प्रोफेसर निम्न में से कौन थे? तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर जाम्भेकर। व्याख्या देख लेते हैं। बाल गंगाधर जाम्भेकर 1812 में उनका जन्म हुआ, 1846 में उनकी मृत्यु हो गई। प्रोफेसर आलिवार के सहायक के रूप में वर्णित गणित विषय एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट मुंबई में 1835 में भारत के पहले प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। 12वां सवाल है, रावलपिंडी में महिलाओं के लिए पहले विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? फरवरी 1856, जून 1856, दिसंबर 1856 या अगस्त 1856? क्योंकि इस वर्ष एक ही है। अब इसका जो महीना है वो थोड़ा अंतर है। रावलपिंडी में महिलाओं के लिए पहले विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 1856 में महिलाओं के लिए रावलपिंडी में एक विद्यालय की स्थापना की गई थी। 13वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? लेखक का नाम और पुस्तक का शीर्षक। लेखक है आर.सी. दत्त, पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दूसरे हैं दादा भाई नौरोजी, उनके सामने है द ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड इंडियन नेशनलिज्म एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी। तीसरे हैं डब्ल्यू डिग्बी, प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इंडिया। चौथे हैं दी यानी कि बी एनसेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो इन चारों में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है वो आपको पता लगाना है। तो फ्रेंड्स पहला ठीक है, तीसरा ठीक है, चौथा ठीक है। जो दूसरा है वो गलत है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम है
द पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है, इसका मतलब दूसरा जो है सही है और बाकी सब जो है वो सम्मिलित हैं। 14वां सवाल है, निम्न में से कौन आंध्र महासभा का सदस्य नहीं था जिसका गठन 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग भाषाई राज्य मांगने के लिए किया गया था। तो पहला है कोंडा वेंकट पय्या, दूसरे हैं एम कृष्णा राव, तीसरे हैं पट्टाभी सिद्धारमैया और चौथे हैं टी प्रकाशम। तो निम्नलिखित में से कौन आंध्र महासभा का सदस्य नहीं था? तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पट्टाभी सिद्धारमैया जो थे वो आंध्र महासभा के सदस्य नहीं थे और ये बाकी सब थे। इनकी व्याख्या देख लेते हैं। तेलुगु भाषा क्षेत्रों को अलग राज्य बनाने के लिए एक आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन को आंध्र महासभा ने जोरदार ढंग से संचालित किया। इसमें आंध्र महासभा के नेता टी प्रकाशन, कोंडा वेंकटरमैया तथा एम कृष्ण राव ने विशेष योगदान दिया था। 15वां सवाल है, प्रत्येक अवस्था में मृत्यु उसका वर्ण बालिका का करने को प्रस्तुत है। उषा काल में पोस्त के माध्यम से, पकी हुई आयु में अग्निज्वाला के माध्यम से। तो निम्नलिखित से किस इतिहासकार द्वारा राजपूत महिलाओं के प्रति यह कथन दिया गया है? क्रुक, टॉड, उत्बी या अल्बरूनी। ये चार इतिहास हैं, क्रुक, उत्बी, अल्बरूनी और कर्नल टॉड। यह युक्ति है ये किसने कही थी? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कर्नल टॉड। इसकी व्याख्या देख लेते हैं किसमें कहा था। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक राजपूताना का इतिहास में यह उक्ति राजपूत महिलाओं के जीवन को देखते हुए दिया है जो बचपन में बाल वध का शिकार एवं जवानी में जौहर व्रत धारण करती थीं। 16वां सवाल है, सूची फर्स्ट में कृतियाँ यानी कि किताब, ग्रंथ और सूची सेकंड में लेखक। आइए देखते हैं। सूची फर्स्ट में ताप्ती सर्वणनुपाख्यानुम, दूसरे हैं जयाति सरितामु, तीसरे है बैजंती विलासम और चौथी है शिव धर्मोत्तरम। लेखक हैं गंगाधर कवि, पोन्नगंती तेल गणराय, तीसरे हैं सारंगू तमैया और चौथे हैं मल्ल रेड्डी। आपके सामने कूट ये रहे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। पहला है ताप्ती श्रवण नुपाख्यानमु, इनके लेखक है गंगाधर कवि। दूसरी है ययाति चरितामु, पोनम गंती तेलग गणराय। ठीक है, तेल गणराय। तीसरे हैं बैजंती विलासम, इनके लेखक हैं सारंगू तमैया। चौथे हैं शिव धर्मोत्तरम, इनके लेखक हैं मल्ल रेड्डी। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं। सल्तनत कालीन कवियों में कवि गंगाधर का महत्वपूर्ण स्थान है जिसने गंगादास प्रताप विलास ताप्ती श्रवणनुपाख्यानमु की रचना की। कवि पोनगति तेलग गणराय ने ययाति चरितामु की रचना की। संस्कृत के इन कवियों ने अपनी रचनाएं गोलकुंडा के शासक इब्राहिम कुतुब शाह को समर्पित किया था। सारंगू तमैया ने बैजंती विलासम और मल्ल रेड्डी ने शिव धर्मोत्तरम की रचना की थी। 17वां सवाल है, प्राचीन दक्षिण भारत के संगम समाज से संबंधित निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? पहला है उन्हें दास प्रथा का ज्ञान नहीं था। दूसरा, वहाँ सती प्रथा विद्यमान नहीं थी। तीसरा, उन्हें पवित्र विवाह सूत्र ताली का ज्ञान नहीं था। और चौथा, वहाँ स्त्रियों का राज शासन पर कोई अधिकार नहीं था। तो प्राचीन दक्षिण भारत के संगम समाज से संबंधित निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है?
तो फ्रेंड्स सही आंसर है, उन्हें दास प्रथा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, ये एक सही है और बाकी सब गलत हैं। 18वां सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेश इन्वेस्टमेंट इन इंडिया शब्द का प्रयोग आरंभ किया? पहला ऑप्शन है भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए, दूसरा भारतीय वस्तुओं के क्रय हेतु बक्सर की लूट, तीसरा निशुल्क अंतर्देशीय व्यापार का लाभ एवं दीवानी राजस्व का अधिशेष, चौथा भारत में खरीद के लिए भारतीय साहूकारों के से उधार लिया हुआ धन। तो फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट इंडिया शब्द का जो यूज़ किया था भारत में अंग्रेजों ने, तो वो किया था ऑप्शन नंबर सी, निशुल्क अंतर्देशीय व्यापार का लाभ एवं दीवानी राजस्व का अधिशेष के नाम पर वो किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में निवेश शब्द के प्रयोग का तात्पर्य कच्चे माल के खरीद में पूंजी का विनियोग या कंपनी ने भारतीय माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन भेजना बंद कर दिया। इसके स्थान पर वे बंगाल से प्राप्त राजस्व से ही भारतीय माल खरीदते और इंग्लैंड में भेजते थे। 19वां सवाल है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में मंदिर और सेकंड में उनके स्थान, जैसे रुद्रमल मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, उदयेश्वर मंदिर और लिंगराज मंदिर। सेकंड में खजुराहो, भुवनेश्वर, कांचीपुरम, सिद्धपुर और उदयपुर। कूट आपके सामने ये रहे। तो फ्रेंड्स देखते हैं, रुद्रमल जो मंदिर है, ठीक है, रुद्रमल जो मंदिर है वो है कांचीपुरम में, और कंदरिया महादेव बहुत ही फेमस है ये मंदिर, वह है खजुराहो में। ठीक है, और उदयेश्वर मंदिर जो है वो है सिद्धपुर में, और लिंगराज मंदिर वो है भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं, कुछ नया मिलेगा। पल्लवों की राजधानी कांची तमिलनाडु में स्थित है, जो मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। कांची स्थित प्रसिद्ध मंदिर रुद्रमल मंदिर, कैलाश मंदिर, पेरुमल मंदिर आदि। छतरपुर मध्य प्रदेश स्थित खजुराहो चंदेलों द्वारा निर्मित कंदरिया महादेव के लिए प्रसिद्ध है। भुवनेश्वर उड़ीसा लिंगराज मंदिर, सूर्य मंदिर एवं राजा रानी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। उदयेश्वर मंदिर सिद्धपुर में स्थित है। 20वां सवाल है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य भारत में सामंतवाद के पहलू की व्याख्या करते हैं? पहला ऑप्शन है, राजा अपने अधिकारियों को वेतन के स्थान पर भूमि अनुदान देता था। दूसरा, कृषि कार्य शूद्र कृषकों द्वारा किया जाता था। तीसरा, कुछ शक्तिशाली सामंतों के अपने उप सामंत होते थे। तो ये तीनों जो है ऑप्शन है, इनको आपको सही कूट के अनुसार सही लगाना है, क्योंकि सवाल बोल रहा है कि प्राचीन भारत में सामंतवाद के पहलू की व्याख्या कौन कौन से ऑप्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्राचीन भारत में सामंतवाद के पहलू की जो व्याख्या करते हैं, ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। राजा अपने अधिकारियों को वेतन के स्थान पर भूमि अनुदान देता था। कृषि कार्य शूद्र कृषकों द्वारा किया जाता था। तीसरा, कुछ शक्तिशाली सामंतों के अपने उप सामंत होते थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। 21वां सवाल है, निम्न में से कौन सा स्थान स्मारकीय मंदिर स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है? अरिकामेडु, अमरावती, गंगे कोंडा चोलपुरम या उत्तर मेरूर।
तो इन चारों में से कौन सा स्थान स्मारकीय मंदिर स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है गंगैकोंडा चोलपुरम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं। चोल स्थापत्य का चरमोत्कर्ष तिरुचिरापल्ली जिले में निर्मित दो मंदिरों तंजौर तथा गंगैकोंड चोलपुरम के निर्माण में परिलक्षित होता है। तंजौर का भव्य शिव मंदिर जो राजेश्वर अथवा बृहदीश्वर के नाम से प्रसिद्ध है का निर्माण राजा प्रथम के काल में हुआ था। गंगैकोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण राजराज के पुत्र राजेंद्र चोल के शासनकाल में हुआ था। 22वां सवाल देखते हैं अब। मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है अकबर ने मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की। दूसरा, मनसबदारों को श्रेणीकरण उनकी जातों और सवारों के आधार पर होता था। तीसरा, मनसबदार केवल सैन्य अधिकारी होते थे। तो इन तीन ऑप्शन में से मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था के विषय में विचार करना है कौन कौन सी सही हैं। तो फ्रेंड्स इसमें पहला ठीक है, अकबर ने मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ठीक है, मनसबदारों को श्रेणीकरण उनकी जातों सवारों के आधार पर होता था, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जात और सवार थे। मनसबदार केवल सैन्य अधिकारी थे, ये गलत है, जबकि वो सारा काम करते थे, क्योंकि टोडरमल जो था राजस्व अधिकारी था, वो उसको भी अकबर ने मनसब दिया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है सही आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ठीक है, थर्ड ये गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। मनसबदारी प्रथा अकबर ने प्रारंभ की। अकबर ने अपने शासन के अंतिम वर्षों में मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार के पदों का प्रारंभ किया। मनसबदारों का श्रेणीकरण उनकी जातों और सवारों के आधार पर होता था। 23वां सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की सेना द्वारा पराजित हेमू इन ऑप्शन में से क्या क्या था? ऑप्शन फर्स्ट है आदिल शाह का सेनापति एवं मंत्री था। दूसरा, जन्म से व्यापार या बनिया था। तीसरा, आगरे का सूबेदार था। और चौथा, सिकंदर शाह का सेनापति था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से जो है वो सही हैं हेमू के बारे में? तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। जो हेमू था जो 1756 में अकबर के द्वारा पराजित हुआ था, वह आदिल शाह का सेनापति एवं मंत्री था। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन आप सभी को पता होगा, क्योंकि वह जन्म से व्यापारी या बनिया था। तीसरा गलत है और चौथा भी इसका गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट और ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, कुछ नया मिलेगा इसमें। हेमू का वास्तविक नाम हेमचंद्र था, जो अपने प्रारंभिक जीवन में एक साधारण बनिया था। उसने मोहम्मद आदिल शाह की सेवा ग्रहण कर ली, जहां उसे अपनी प्रतिभा एवं गुणों को प्रदर्शित करने का उपयुक्त अवसर मिला। साथ ही आदिल शाह की अयोग्यता ने उसकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया तथा शीघ्र ही वह सुल्तान का कृपापात्र बन गया। मोहम्मद आदिल शाह ने उसे सेनापति के पद पर नियुक्त किया। 24वां सवाल, भारत में विभिन्न व्यापारिक मार्गों के तुलनात्मक गुणों का बुद्धिमत्तापूर्वक गुण विवेचन किया गया है। पहला ऑप्शन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, टोलमी के भूगोल में, मेगस्थनीज की इंडिका में और प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री में। तो भारत में विभिन्न व्यापारिक मार्गों के तुलनात्मक गुणों का बुद्धिमत्तापूर्ण गुण विवेचन किया गया है। तो फ्रेंड 24वें का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस बात की व्याख्या की गई है।
व्याख्या दे देते हैं। हिमालय की ओर जाने वाले मार्ग की तुलना दक्षिण को जाने वाले मार्ग से करते हुए कौटिल्य ने दक्षिण मार्ग अधिक लाभदायक बताया है, क्योंकि दक्षिण से बहुमूल्य व्यापार की वस्तु जैसे मुक्ता, मणि, हीरे, सोना, शंख इत्यादि आते थे। 25वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर जैन धर्म साहित्य 5वीं शताब्दी ईस्वी में संहिताबद्ध किए गए हैं? वल्लभी, वैशाली, राजगृह या पाटलिपुत्र? तो किस एक स्थान पर 5वीं शताब्दी ईस्वी में जैन साहित्य संहिताबद्ध किए गए थे? तो फ्रेंड्स 25 में का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वल्लभी में। व्याख्या, जैन धर्म का स्वरूप निश्चित करने में वल्लभी की महासभा का विशेष योगदान रहा है। यह 6वीं शताब्दी में देव ऋषि ऋद्धिगणि यानी कि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस समय तक पाटलिपुत्र की सभा द्वारा निर्धारित किए सिद्धांत अव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध विलुप्त हो चुके थे, अतः इस सभा में उनका नए ढंग से निराधरण एवं संपादन किया गया। इस सभा द्वारा निर्धारित किया गया जैन धर्म का स्वरूप आज तक विद्यमान है। 26वां सवाल है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में मुल्लन, मरुतम, कुरिंची या नेतल। सेकंड में लक्षण, उपजाऊ नदी घाटी, चारागाह तथा जंगल, तटीय क्षेत्र। चौथा है पहाड़ियाँ तथा वन, और 5वां है शुष्क भूमि। तो फ्रेंड्स ये देखते हैं, पहले हैं मुल्लन। मुल्लन के हैं जो लक्षण है वो चारागाह तथा जंगल। दूसरे हैं मरुतम, उसका लक्षण है उपजाऊ नदी घाटी। तीसरे हैं कुरिंची, कुरिंची का लक्षण है पहाड़ी तथा वन। नेतल का मतलब है तटीय क्षेत्र यानी कि जो समुद्र के किनारे का जो क्षेत्र था उसको बोलते थे नेतल या तटीय क्षेत्र। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सत्ताईसवां सवाल है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अपवाहन, अभिष्य, नंदवाहन, अहिंसा उपासक की स्थिति। इसमें क्या बताना है आपको, इनमें से किसके किन के संबंध में अर्थशास्त्र तथा अशोक का अभिलेख पूर्ण साम्यता रखता है? तो इन चारों में से कौन सा जो संबंध, किसका संबंध अर्थशास्त्र तथा अशोक का अभिलेख पूर्ण साम्यता रखता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है अपवाहन यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है केवल फर्स्ट वो इसका सही आंसर है और सब बाकी गलत है। 28वां सवाल है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में पुरावशेष और सेकंड में स्थान। पुरावशेष में देखते हैं प्रस्तर हाथी, चतुष्पक्षीय सिंह, शुंग कन्व नक्काशी, और चौथा ऑप्शन है भव्य प्रवेश द्वार। स्थान सांची, सारनाथ, धौली, भरहूत। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, पहला है प्रस्तर हाथी। ठीक है, प्रस्तर जो हाथी है वो उसका जो स्थान है वो है धौली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चतुष्पक्षीय सिंह, ठीक है, इसका उल्लेख है सारनाथ। आप देख सकते होंगे सारनाथ जो है नोटों पर बना चित्र एक आता है, जो तीन चारों तरफ जो है शेर की जो बैठे हुए की मुद्रा है वो दिखाई गई है। उसके बाद है शुंग कन्व नक्काशी भरहूत, क्योंकि
जो भरूच का स्तूप था उसको पहले उसके जो जंगले थे वो लकड़ी के थे, परंतु शुंग कन्व शासकों ने उसको पत्थर के जंगले बनवा दिए थे। ठीक है। उसके बाद में है भव्य प्रवेश द्वार, ये है सांची में। तो 28 में का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले का तीसरा, फिर दूसरा, फिर चौथा, फिर पहला। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्तंभ मौर्ययुगीन वास्तुकला के उदाहरण है। स्तंभ शीर्षों में सारनाथ के स्तंभ का सिंह शीर्ष सर्वोत्कृष्ट है। इसके फलक पर 4 सजीव सिंह यानी कि शेर पीठ से पीठ सटाए हुए चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए दृढ़ता पूर्वक बैठे हैं। उड़ीसा की धौली चट्टान को काटकर बनाई गई हाथी की आकृति पाषाण मूर्तिकला की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है। हाथी अत्यंत विशाल आकार का है जिसके अग्रभाग को घेरा गया है। भरूच शुंग कला का सर्वोत्तम स्मारक स्तूप है। सांची के तोरण प्रवेश द्वार अत्यंत सुंदर, कलापूर्ण एवं आकर्षण है और वे कला के इतिहास में अपनी सानी नहीं रखते हैं। 29वां सवाल है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख के अनुसार निम्न में से किस प्रकार का व्यवहार समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण भारत के राजाओं के साथ किया गया? पहला ऑप्शन है उनका हिंसक उन्मूलन, दूसरा बंदी बनाकर मुक्त कर देना, तीसरा है उनका स्थायी स्वतंत्रता, चौथा उनके संपूर्ण विस्थापन के पश्चात उनके राज्य का अधिग्रहण। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपने प्रयाग स्तंभ अभिलेख के अनुसार निम्न में से किस प्रकार का व्यवहार समुद्रगुप्त के द्वारा जो दक्षिण भारत के जो राजा थे उनको पहले जीता गया, ठीक है, फिर उनको बंदी बनाया गया और फिर उनको क्या किया गया, उनको मुक्त कर दिया गया था ताकि वो वर्ष में एक बार जो है वो अपना कर जो है भेजते रहें। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बंदी बनाकर मुक्त कर देना, क्योंकि भारत इतना बड़ा था कि उसको संभालना बहुत ही मुश्किल था। तो उसने क्या किया कि उनको अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, ठीक है, और उनको कर देना स्वीकार करना पड़ा। व्याख्या देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में दक्षिण के 12 राजाओं के नाम मिलते हैं जिसे पहले समुद्रगुप्त ने जीता, फिर कृपा करके उन्हें स्वतंत्र कर दिया। 30वां सवाल है, आखिरी सवाल हमारा। इल्तुतमिश के शासनकाल में राजनयिक सिद्धांत तथा राजकीय संगठन की कला पर तैयार किया गया प्रथम भारतीय मुसलमान गौरव ग्रंथ है। पहला ऑप्शन है आदाबुल मुलूक, तीसरा एकान उल सुल्तानिया, तीसरा फतवाए जहांदारी, चौथा आदाब उस सलातीन। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में राजकीय सिद्धांत तथा राजकीय संगठन की कला पर तैयार किया गया प्रथम भारतीय मुसलमान गौरव ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आदाब उस सलातीन। की व्याख्या देख लेते हैं। आदाब उस सलातीन इल्तुतमिश को समर्पित आदबुल हर्ब का संक्षिप्त रूप है। इसके आरंभिक अध्यायों में शासकों की अनिवार्य योग्यताओं और उनके स्वभाव और शासन के लिए अधिकारी चुनने की उनकी क्षमता का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज का हमारा ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट संख्या 134। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल JB स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर देना। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।